बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रही हैं उल्लू की दुम, आवाज़ ज़रका भट्टी, मुसन्निफ़ असर नुमानी। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 या फिर कॉल नंबर 0300291960 पे मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये किताब 114 सफ़ात पे मुश्तमिल है। आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 65 से। मगर मैं भी क्या कर सकूँगा, चौधरी साहब ने जवाब दिया। यहाँ मुझसे काबिल मौजूद हैं, उनके पास जाइए। क्यों नहीं कर सकेंगे, शफ़क़त ने इसरार किया। और जहाँ तक काबिलियत का सवाल है, इस हल्के को आप जैसा मौजू उम्मीदवार नहीं मिल सकता। आपकी अहलियत तो इससे साबित हो जाती है कि आपके नाम में चौधरी का लफ्ज़ शामिल है। दुनिया जानती है कि चौधरी किसी जमात, किसी तबके या किसी इलाके के सरबराह को कहा जाता है। फिर ज़रा हल्का के मसाइल का जायज़ा लेकर देखिए तो आपकी अहलियत और मुसल्लिम हो जाती है। मसलन हमारे यहाँ एक कॉलेज, 4 सेकेंडरी स्कूल और तकरीबन 10 प्राइमरी स्कूल हैं। ये तादाद ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। कोई और शख्स मेंबर बन गया तो इस ख़तरे को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपसे हमें इसकी तवक्को नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि तालीम का औसत जितना ज़्यादा होगा, बेकारी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। फिर ये भी तो देखिए कि पढ़ लिख कर लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं और आप जैसे मुअज़्ज़ज़ीन के मुँह आने लगते हैं। कामरान बोला, हाँ ये बात तो है। चौधरी साहब ने तायद में सर हिलाया। इसके बाद अस्पतालों का मसला, सड़कों का मसला, सेहत और सफाई का मसला, पानी का मसला, गर्ज मसले का भी तज्ज़िया कीजिए। यही साबित होता है कि आप इन सब के लिए मौजू तरीन मेंबर हो सकते हैं। हुसैन ने कहा, हस्पताल में दवाओं की मिलावट को रोका गया तो लोग मरना छोड़ देंगे और आबादी में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता चला जाएगा। सड़कों की हालत बेहतर हो गई तो वो छोटे छोटे वर्कशॉप बंद हो जाएंगे जो हर गली कूचे में स्कूटरों, कारों और बसों वगैरह की मरम्मत के लिए खुले रहते हैं। सेहत और सफाई के मौजूदा इंतज़ामात से हमारी माशरती ज़िंदगी का गहरा ताल्लुक़ है। आप खुद सोचिए, कोई बीमार होता है तो ऐसे अजीज़ व अकारीब भी इयादत के लिए आ जाते हैं जिनकी मसरूफियात उन्हें ईद बकरा को भी सूरत दिखाने की इजाज़त नहीं देती। चनाचे बाहमी ताल्लुकात में इजाफ़ा होता है वगैरह वगैरह। फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? चौधरी साहब जैसे नीम आमादा से होकर बोले। सिर्फ इतना कि आप खड़े हो जाएं, कामरान ने जवाब दिया। अभी से, चौधरी साहब ने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि इलेक्शन तो अगले माह की 17 को होना है। जी हाँ, मगर कागजात नामजदगी परसों तक दाखिल करना ज़रूरी है, शफ़क़त ने कहा। ये तो बड़ी ज़्यादती है हुकूमत की। शाद साहब ने भी ज़ुबान खोली। अभी लगभग 1 माह बाकी है। चौधरी साहब खड़े खड़े थक नहीं जाएंगे? ओ हो भाई, खड़े होने का मतलब ये नहीं कि चौधरी साहब सचमुच खड़े हो जाएं, कामरान ने जवाब दिया। तो फिर चौधरी साहब ने पूछा, आपको इलेक्शन में खड़े होना है? अबू खान भी क्यों चुप रहते, गोया जब इलेक्शन हो सिर्फ उस दिन खड़ा रहना पड़ेगा। शाद ने वजाहत चाही, मगर ये भी तो 24 घंटे की परेड हो जाएगी। नहीं भाई, खड़े होने के मानी सिर्फ ये हैं कि चौधरी साहब इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं, कामरान ने समझाया। खा चौधरी साहब खुद, मेरा मतलब है ज़ाती तौर पर बैठे रहें? शाद ने पूछा। जी हाँ, बैठे रहें, लेटे रहें, सोते रहें, खाते रहें, पीते रहें, गर्ज ये कि जो चाहें करते रहें। इस किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं है। मगर मुझे इलेक्शन का कोई तजर्बा नहीं है, चौधरी साहब ने कहा। मुझे कुछ नहीं मालूम कि इस सिलसिले में क्या कुछ करना पड़ता है। आप इसकी फ़िक्र मत करें, करने वाले सारे काम हम कर लेंगे। आप तो सिर्फ कागजात नामजदगी ज़र ज़मानत जमा करा दें। ज़र ज़मानत? चौधरी साहब चौंके। क्या इलेक्शन में हिस्सा लेना कोई जुर्म है? आप समझे नहीं, कामरान ने जल्दी से कहा। देखिए, ना ज़र ज़मानत की पाबंदी ना लगाई जाए तो हर गैरा नथु खैरा खड़ा हो जाएगा, ख़ास की असम्बली का मेंबर बनने की सलाहियत हो या ना हो। इसलिए उम्मीदवारों की तादाद महदूद करने के लिए हुकूमत ज़र ज़मानत वसूल करती है। कितना ज़र ज़मानत? चौधरी साहब ने सवाल किया। सिर्फ 1000 रुपया, कामरान ने बताया। तुम 1000 के साथ सिर्फ कहकर ज़्यादती कर रहे हो, शफ़क़त ने जवाब दिया। जिसकी जेब से 1000 निकलेंगे वो ही जान सकता है कि ये कितनी बड़ी रकम होती है। निकलेंगे कहाँ? कामरान ने कहा। वो तो हुकूमत के ख़जाने में जमा रहेंगे और इलेक्शन के बाद वापस मिल जाएंगे। चौधरी साहब ने खुश होकर पूछा। जी हाँ, बशर्त ये कि आप पढ़ने वालों कुल वोटों का 8वां हिस्सा या उससे ज़्यादा हासिल कर लें, कामरान ने जवाब दिया। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। और ना दिया मुझे किसने वोट तब? चौधरी साहब ने फ़िक्रमंदाना लहजे में कहा। देगा, कैसे नहीं चौधरी साहब, हुसैन ने इत्मीनान दिलाया। आखिर हम लोग किस मर्ज़ की दवा हैं, मजाल है जो इस हल्का को एक वोट भी बाहर निकल जाए। जी हाँ, सब
ब्लैड बुक्स में ही जाएंगे। कामरान बोला, तो फिर क्या मत ख्याल है? चौधरी साहब खड़े हो रहे हैं। शाद बोला, भाई सोचकर जवाब दूंगा। चौधरी साहब को ज़र ज़मानत के बारे में अभी तक मेरा इत्मीनान नहीं हुआ था। जैसी आपकी मर्ज़ी, मगर ये समझ लीजिए कि अगर आपने इनकार किया तो जितने अफराद इस वक्त मेरे साथ आए हैं ये सब के सब कुछ खा के सो रहे हैं। कामरान ने बड़े अफसरदा लहजे में कहा, ये क्या कह रहा है? शाद ने अबू खान के कान में सरगोशी की। ये बात कब तय हुई थी? बिल्कुल चौगत ही रहे। अबू खान ने आहिस्ता से कहा, क्या हम सब रात को खाने में कुछ ना कुछ खाकर नहीं सोते हैं? नहीं बरखुदार, ऐसी कोई हरकत मत करना। चौधरी साहब घबरा गए। खामखा अपनी जान लेने से क्या फ़ायदा? तुम लोग कल सुबह मेरे पास आओ, मैं इस वक्त आखिरी जवाब दे सकूँगा। बहुत बेहतर, कामरान ने कहा, मगर आपका जवाब हमारी उमंगों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। नसीबा ने एक बहुत बड़ी कतीली में चाय और ट्रे में प्याली रखे कमरे में दाखिल हुई। लो भाई, सादा पानी आ गया, शफ़क़त ने उठते हुए कहा और आगे बढ़कर नसीबन के हाथ से कतीली ले ली। चौधरी साहब एक अजीब उलझन में फंस गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इलेक्शन में खड़े हों या ना हों। हल्के का दूसरा वफद रुखसत हो गया। तभी वो ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठे कुछ सोच ही रहे थे। अचानक मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। चौधरी साहब ने रिसीवर उठा लिया। हेलो चौधरी साहब, मैं डॉक्टर मुनीर बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। डॉक्टर मुनीर को चौधरी साहब अच्छी तरह जानते थे। ओह डॉक्टर साहब, मिजाज तो अच्छी हैं, इस वक्त कैसे याद आ गई? अभी एक साहिब से सुना कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। क्या बताऊं कितनी मुसर्रत हुई। आपने बहुत सही कदम उठाया। असेंबली में आप जैसे कौम के नुमाइंदों को ज़रूर जाना चाहिए। जी शुक्रिया, मगर मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। चौधरी साहब ने जवाब दिया। सोच रहा हूँ खड़ा हूँ या ना हूँ। लाहौला वाला कुआ था, इसमें सोचने की क्या बात है। फ़ौरन खड़े हो जाइए, मेरे तमाम मरीज़ों के वोट आपको मिलेंगे। मगर सुना है इलेक्शन में ख़र्च बहुत होता है। चौधरी साहब के लिए इस पूरे मसले में तशवीशनाक बात सिर्फ यही थी। ख़र्च तो होता है, मगर ये भी तो देखिए नाम कितना होता है। नाम, सिर्फ नाम ही नहीं, इज़्ज़त और शोहरत भी। डॉक्टर मुनीर ने जवाब दिया। मुल्क के अखबारात में आपका नाम आएगा, फ़ोटो छपेंगी, आपके बयानात और ऐलानात बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ शाये होंगे। और अगर कहीं असेंबली में पहुंचकर स्पीकर मुंतखब हो गए तो सूबे की गवर्नर के बाद आपका नंबर होगा। वो कहीं बाहर जाएगा तो उसकी कुर्सी पर बैठकर आप गवर्नरी करेंगे। गवर्नरी। चौधरी साहब को यकीन नहीं आ रहा था। आप मजाक कर रहे हैं डॉक्टर साहब? लानत है मजाक करने पर, मैं बेहद सीरियस हूँ। तो क्या सचमुच खड़ा हो जाऊँ? बिल्कुल, ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि अगर अपनी सारी ज़मींदारी, जायदाद, बैंक बैलेंस वगैरह खर्च करके भी किसी को गवर्नरी मिल रही हो तो ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए। चौधरी साहब ने रिसीवर रखा ही था कि घंटी फिर बजने लगी। हेलो, उन्होंने रिसीवर उठाकर कहा। हेलो चौधरी साहब, मैं फ़कीर ज़्यादा बोल रहा हूँ। सुना है आप खड़े हो रहे हैं। जी, कुछ इरादा तो है। चौधरी साहब किसी फ़कीर ज़्यादा से वाकिफ़ नहीं थे। मेरा इरादा भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का था, मगर जब सुना कि आप खड़े हो रहे हैं तो मुलतवी कर दिया। भला इस हल्के की नुमाइंदगी के लिए आपसे ज़्यादा नामुनासिब उम्मीदवार कौन हो सकता है? जी हाँ, मेरी मजाल नहीं कि आपके मुकाबले में खड़े होने की हिम्मत कर सकूं। खुदा मुबारक करे, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया। चौधरी साहब ने रिसीवर रख दिया। हाथ बढ़ाकर सिगरेट केस उठाया। एक सिगरेट निकालकर होंठों पर डुबाते हुए लाइटर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे कि घंटी फिर बोलने लगी। हेलो चौधरी चिरागुद्दीन साहब, किसी ने भारी आवाज़ में कहा। रॉन्ग नंबर, मेरा नाम चौधरी चिरागुद्दीन नहीं, चौधरी रहमतुद्दीन है। आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? जी हाँ। तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चिरागुद्दीन हैं या रहमतुद्दीन। जवाब मिला। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि खुदा के लिए आप बैठ जाइए। क्यों, मेरे खड़े होने से आपको क्या तकलीफ़ है? चौधरी साहब ने नागवारी से पूछा। अगर आप खड़े हो गए तो फिर मुझे कौन वोट देगा? तो मैं क्या करूं? आप बैठ जाइए, बड़ी लजाजत से कहा गया। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। चौधरी साहब को बाकायदा गुस्सा आने लगा। आप समझते क्यों नहीं एक हल्के से दो गधों का खड़ा होना मुनासिब नहीं है? जी, मेरा मतलब है आप बैठ क्यों नहीं जाते? क्यों बैठूं? तुम खुद क्यों नहीं बैठ जाते? मैं आपको 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। 10,000 रुपया? चौधरी साहब सोच में पड़ गए, मगर फ़ौरन मुतवक्का गवर्नरी का ख्याल आ गया। तो मुझे 10 लाख दोगे तब भी नहीं बैठूंगा। मैं इस हल्के को आवाम का मुतवक्का नुमाइंदा हूँ। आपकी खुशी। दूसरी तरफ से बड़े बुझे हुए लहजे में कहा गया। फिर रिसीवर रख दिया गया। चौधरी साहब ने सिगरेट सुलगाया और सोफ़े पर आकर बैठ गए। ताज्जुब है, आज तक मुझे इलेक्शन लड़ने का ख्याल क्यों नहीं आया? वो सोच रहे थे। 2-3 ही कश लगाए
थे कि फ़ोन फिर बज पड़ा। अब कौन है? वो बुड़बुड़ाते हुए उठे। हेलो, उन्होंने रिसीवर उठाकर कहा। हेलो, मैं खान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दफ्तर से बात कर रहा हूँ। आवाज़ आई, फरमाइए। अभी अभी सुना कि आप इलेक्शन लड़े हैं। नहीं भाई, मैं लड़ाई झगड़ों का कायल नहीं, अलबत्ता खड़ा ज़रूर हो रहा हूँ, चौधरी साहब ने जवाब दिया। आपको कोई इतराज़ है? खुदा न खास्ता मुझे क्यों इतराज़ होता? जवाब मिला। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं नाज ब्रदर खान बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब ने अपने खाना दिमाग को टटोला। वहाँ कोई नाज ब्रदर खान नहीं था। मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी आपसे मिला हूँ, उन्होंने जवाब दिया। कुछ ये ही हालत मेरी भी है। इस मशीनी दौर ने हमारी यादें भी छीन ली हैं। बहरहाल फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं आपकी करना चाहता हूँ, नाज ब्रदर खान ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं। आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना? तो फिर खुदा ने चाहा तो कामयाब भी हो जाएंगे। यकीनी बात है। सूबाई हुकूमत दरियाए गरारा पर एक पुल तामीर करना चाहती है। दरियाए गरारा? जी हाँ। इस दरिया का पानी गले की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप ज़रा कोशिश करके उसका ठेका मुझे दिलवा दें। दरियाए गरारा के पानी का? जी नहीं, पुल की तामीर का। नाज ब्रदर खान ने कहा। मैं आपकी खिदमत में 1 लाख रुपया नज़र करने के लिए आमादा हूँ। 1 लाख? मारे हैरत के चौधरी का मुंह भाड़ की तरह खुल गया। अगर ये कम है तो ठेका मिलने के बाद और भी खिदमत की जा सकती है। 50 करोड़ के ठेके में 1 लाख 2 लाख क्या हैसियत है? 50 करोड़ का ठेका? जी हाँ। तो फिर उम्मीद रखूँ? देखिए जनाब, मैं अभी कोई वादा नहीं कर सकता। चौधरी साहब ज़रा अकड़े। जिस फिल्म का टेंडर माकूल होगा उसको ठेका दिया जाएगा। आप कौमी मामला में मुझे रिश्वत देने की कोशिश ना करें। उन्होंने रिसीवर रख दिया, मगर दिल में लड्डू फूट रहे थे। ला हौला वाला कुव्वता। इसका मतलब है कि उमर अजीज़ यूं ही गारत कर दी। असम्बली के मेमोरी में ये मज़े हैं, ये तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पता नहीं कि मेमोरी होती कितनी दिनों की है। अगर 1-2 साल भी चल जाए तो लाखों का फ़ायदा हो सकता है, और फिर गवर्नरी का चांस अलहदा। रिहाना ने ड्राइंग रूम में झांका। अब्बू आज खाना नहीं खाएंगे? ज़रा देखिए तो क्या बज रहा है। क्यों बेटी, ये असेंबली की मेमोरी कितने दिन की होती है? हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, रिहाना ने जवाब दिया। 5 साल? चौधरी साहब ने हैरत से दोहराया। 5 साल में तो आदमी करोड़पति बन सकता है। जी कुछ नहीं बेटी, चौधरी साहब संभल कर बोले। मुझे इस वक्त भूख नहीं है, जाओ तुम खा लो। आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहा हूँ बेटी। कुछ सोच रहे हैं? रिहाना ने गौर से चौधरी साहब की तरफ देखते हुए पूछा। चौधरी साहब के दिल में आया कि बेटी को भी अपनी खुशी में शरीक कर लें, मगर वो जानते थे कि रिहाना फ़ौरन मीखे निकालना शुरू कर देगी। उसे तो तभी बताऊंगा जब इलेक्शन जीत कर घर में दाखिल हूँ। जाओ बेटी, इस वक्त मुझे परेशान मत करो, फिर पूछ लेना, उन्होंने जवाब दिया। रिहाना वापस लौट गई। चौधरी साहब ने एक सिगरेट सुलगाया और सोचने लगी कि मेंबर पर जाने के बाद ठेकों के अलावा आमदनी के दूसरे ज़राए और क्या हो सकते हैं। अभी सोच ही रहे थे कि फ़ोन एक मरतबा फिर बजने लगा। हैरत है, सुबह से बराबर फ़ोन चले आ रहे हैं। ऐसी खबरें भी कितनी तेज़ी से फैलती हैं। आदमी रातों रात मुल्क गिर शोहरत का मालिक हो जाता है। हेलो, मैं चौधरी रहमतुद्दीन मेंबर असेंबली बात। चौधरी साहब रुक गए। बेख्याली में उनकी ज़ुबान बहक गई थी। मुबारक हो चौधरी साहब, एक बड़ी सुरीली आवाज़ उभरी। माफ़ करना, मेरा मतलब ये नहीं था, चौधरी साहब ने शर्मिंदगी से कहा। अभी तो मैंने सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है, मगर कुदरत का इशारा ऐसा ही मालूम होता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या मालूम इस वक्त कबूल दुआ की घड़ी हो और जो कुछ आपकी ज़ुबान से निकला वाकई पूरा हो जाए। आमीन। बड़े खलूस से चौधरी साहब ने कहा। आप कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं ख़वातीन कॉलेज की प्रिंसिपल आपकी कनीज़ बात कर रही हूँ। चौधरी साहब के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। रेहाना की वालदा के इंतकाल के बाद अगरचे उन्होंने दूसरी शादी रेहाना के लिए नहीं की थी, मगर विरसा में पाई हुई रंगीन मिजाजी को क्या करते। मोहतात होते हुए भी शहर की ऊंची तवाइफों के यहाँ उनका आना जाना कई साल चलता रहा था। ये तो 5-6 साल कबल जब उन्होंने महसूस किया कि एक तरफ रेहाना भी जवान होती जा रही है और दूसरी तरफ उनके कवा भी इस महाल तारी होने लगा है, तब कहीं जाकर तौबा की तरफ माइल हुए थे। मगर आज 5-6 साल बाद फिर एक सुरीली आवाज़ ने उनके दिल में एक गुदगुदी सी पैदा कर दी थी। जी मैं कुछ समझा नहीं। चौधरी साहब को शक था कि उनके कानों ने गलत सुना है। दूसरी तरफ से एक खनखनाता हुआ कहका उभरा। ओह, दरअसल मेरा नाम कनीज़ है, कनीज़ फातिमा, और मैं ख़वातीन कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहिबा ने कहा। खिदमत तो हम आपकी करना चाहते हैं। अगले माह हमारी कॉलेज में सालाना खेलों के मुकाबले होने वाले हैं। क्या आप इस हल्का के सूबाई असम्बली के मेंबर होने की हैसियत से तकसीम इनामात की
की सदारत कबूल फरमाएंगे, मगर मुझे मालूम है आप ये ही कहेंगे कि अभी तक इलेक्शन भी नहीं हुए। प्रिंसिपल साहिबा ने बात काटी, मगर यकीन कीजिए कि जिस वक्त मैंने सुना कि आप इंतखाबात में खड़े हो रहे हैं, मुझे इसी वक्त यकीन हो गया कि इस हलके में आपके अलावा और कोई शख्स मेंबर बन ही नहीं सकता। आप वादा फरमाते हैं, अगर आपको इतना ही यकीन है तो मुझे क्या इनकार हो सकता है। ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा, चौधरी साहब ने जवाब दिया। एक गुजारिश और है। प्रिंसिपल साहिबा जैसे हिचकिचाते हुए बोली, वो क्या? हमारे कॉलेज की सालाना ग्रांट 1,50,000 थी, प्रिंसिपल ने बताया, मगर गुज़श्ता साल उस निस्फ कर दिया गया था, जबकि हमें यही बताया गया था कि हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए इसे 2 लाख कर दिया जाएगा। अगर आप बजट सेशन में कॉलेज की ग्रांट को 2 लाख करा सकें तो मैं आपकी ममनून होंगी। मैं कोशिश करूंगा। चौधरी साहब एक खातून से इनकार नहीं कर सकते थे। कोशिश नहीं चौधरी साहब, आपको वादा करना पड़ेगा, प्रिंसिपल साहिबा ने कहा। वैसे आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। कैसी खिदमत? देखिए ना, हमारा फ़ायदा आपकी ज़ात से हो जाए तो हम पर लाजिम आता है कि हम भी आपकी ज़ात को कुछ फ़ायदा पहुंचाएं। मैं ज़्यादा का फ़ायदा नहीं कर सकती, लेकिन आप ग्रांट 2 लाख करा दें तो इसमें 50,000 आपकी नज़र किए जा सकते हैं। आमदनी का एक और रास्ता। खुशी दबाते हुए चौधरी साहब ने सोचा, अब आप मजबूर करती हैं तो वादा ही सही। आखिर उन्होंने जवाब दिया, और ये इसलिए नहीं कि आपने वो समझ रही हैं ना उसका वो क्या है, बल्कि मुझे तालीम से ज़ाती दिलचस्पी है और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे मुल्क में तालीम का औसत नहीं बढ़ता, हम सही मानों तरक्की नहीं कर सकते। शुक्रिया, मुझे आपकी ज़ात से यही उम्मीद थी। तो फिर आप सदारत के लिए तशरीफ़ लाएंगे ना? मैं आपके नाम का ऐलान कर दूं? प्रिंसिपल साहिबा ने पूछा। आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया है तो क्यों ना आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, चौधरी साहब ने जवाब दिया। प्रिंसिपल साहिबा ने एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए फ़ोन रख दिया। उसके बाद शाम तक वक्फे से इतने फ़ोन आए कि जब चौधरी साहब ने सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे तो वो इरादा कर चुके थे कि वफ़द के लोग उनके पास आए ना आए, वो बहरहाल हर कीमत इलेक्शन में खड़े होंगे। और दूसरे दिन चौधरी साहब को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि जितनी बेताबी चौधरी साहब को इलेक्शन में खड़े होने की है, उतनी ही बेचैनी लोगों को उन्हें खड़ा कराने के सिलसिला में थी। अलबत्ता आज सिर्फ पहली लाइन के लोग आए थे। चौधरी साहब ने उन्हें हाथों हाथ लिया। आज भी नसेबन उन्हें ड्राइंग रूम तक लाई थी। लीजिए सरकार, आ गए हैं ये लोग, उसने कमरे में कदम रखते हुए कहा। अदाबस अर्ज़ करता हूँ चौधरी साहब। कामरान ने अपने कंधे से कोई रोलर जैसी शय उतार कर मेज़ पर रख दी। आदाब अर्ज़, तशरीफ़ रखिए, मैं आप लोगों का इंतज़ार ही कर रहा था। चौधरी साहब ने बड़ी करमजोशी से हाथ मिलाया। बाकी लोग कहाँ हैं? हम उन्हें जानबूझकर नहीं लाए, शफ़क़त ने जवाब दिया। वो क्यों? देखिए ना, आप तो अपनी मेहमान नवाजी के ख्याल से खामोश रहेंगे, मगर हमें तो एहसास होना चाहिए कि 5 के बजाय 15 अफराद को सादा पानी पिलाने में आपका खर्च ज़्यादा होगा, जबकि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एक पाई की ज़रूरत पड़ सकती है। मगर आपने ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि मैं ज़रूर खड़ा हूँगा? चौधरी साहब ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा। ये देख रहे हैं आप? कामरान ने रोलर की तरफ इशारा किया। हम इस मुहज़्ज़रनामा पर 50 लाख आदमियों से अंगूठे लगवा कर लाए हैं, और इन सब की मुख्तलिफ़ा यानी कि मुत्तफ़क़ा ख्वाहिश है कि आपसे ज़्यादा मौजू उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। 50 लाख अंगूठे, चौधरी साहब ने हैरत से कहा। और जी हाँ, और ये तादाद भी कम है। बेशुमार लोग बेचारे अंगूठे दिखाते ही रह गए, मगर महज़र-ए-नामे का कागज़ ख़त्म हो चुका था। मगर इस हल्का में तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, चौधरी साहब ने फिर से कहा। यही तो कमाल है, वोटर होंगे 2 लाख और वोट पड़ेंगे 50 लाख, मगर ये कैसे मुमकिन है? अब मैं क्या अर्ज़ करूँ? मशीयत इलाही ही हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या वो पाक परवरदिगार अपने फरिश्तों को भेजकर आपकी ताईद और नुसरत नहीं करा सकता? हक़ है, हक़ है, हुसैन ने आंखें बंद करके झूमते हुए कहा। 2 लाख 2 वोटर और 48 लाख फरिश्ते, हासिल जमा 50 लाख। फिर भला कौन हमारे चौधरी साहब का मुकाबला कर सकता है? चौधरी साहब के चेहरे पर एक जलाल सा छा गया। वो रब्बुल आलमीन उनका इतना ख्याल रखता है ना, ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, और उनका ये हाल कि कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी। खैर कोई बात नहीं, इलेक्शन में कामयाब हो जाऊँ तो 5 वक्ता नमाजी बन जाऊँगा। जज्बा तशक्कुर इम्तनान के साथ उन्होंने दिल ही दिल में कलमा याद करने की कोशिश की, मगर इस वक्त वो भी याद ना आ सका। कुछ शर्मिंदा सा होकर इधर उधर देखा तो नसेबन नज़र आई। तुम अभी यहाँ खड़ी हुई हो, जाकर सादा पानी क्यों नहीं लाती? कामरान ने चौधरी साहब की बात पूरी करना चाहिए। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, चौधरी साहब ने कहा। कोई बात नहीं, सादा पानी ही चलेगा, हुसैन ने जल्दी से बोला और नसेबन की तरफ देखा। अलबत्ता इस मरतबा उसमें चाय की पत्ती की जगह कॉफ़ी
डाल देना काफ़ी तो होगी घर में। क्यों जी सरकार, अभी लाई बस, नसेबा ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चली गई। अब आप लोग इतना मजबूर कर रहे हैं तो ज़रूर खड़ा हो जाऊंगा। चौधरी साहब हरफे मतलब की तरफ आए। मगर इतना बड़ा काम मुझ अकेले के बस का नहीं, आप सबको मेरी मदद करनी होगी। इत्मीनान रखिए चौधरी साहब, हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। कामरान ने यकीन दिलाया। ये समझ लीजिए कि ये कोई म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं है, सूबाई असम्बली का है। खर्च काफ़ी होगा। खर्च की कोई परवाह नहीं, चौधरी साहब ने मुस्तैदी से जवाब दिया। कौम अगर मुझे अपना नुमाइंदा बनाना चाहती है, कौमें इस अहम जिम्मेदारी के लिए अपना घर बार भी नीलाम कर सकता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शफकत ने बड़े खलूस से कहा। बस तो फिर कागजात नामजदगी आज ही दाखिल कर दिए जाएंगे। हुसैन बोला, मेरे ख्यालात से अगर इब्तदाई अखराजात का कुछ अंदाज़ा लगाया जाए तो अच्छा है। शाद ने मशवरा दिया। मैं ख़ुद ये ही बात कहने वाला था, कामरान ने जवाब दिया। पहला मसला कारकुनों का है, हमें कम से कम 420 कारकुनों की ज़रूरत होगी। चौधरी साहब चौंके। 420 वो किस लिए? देखिए हमारे हल्का में 40 पोलिंग स्टेशन हैं। एक कारकुन अंदर और एक बाहर होना चाहिए। ये हो गए 80। कम से कम 5 कारें दिनों रात पब्लिसिटी के लिए, एक कार पर 5 कारकुन, ये हो गए 25। 5 कैंप भी लगाना पड़ेंगे, हर कैंप पर 20 कारकुन, ये होते 100। गोया कुल तादाद हुई 205। 5 कारकुन पूरे हल्का में गश्त करके मालूम करते रहेंगे कि बोकस पोलिंग तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो उसका तदारुक करें। इस तरह अब हो गए 210। लेकिन जाहिर है कि एक कारकुन दिनों रात तो काम नहीं कर सकते, उसे खाने सोने और दीगर ज़रूरियात के लिए जाने की ज़रूरत होगी, तो इसकी जगह कौन काम करेगा? गोया हमें कम से कम 2 शिफ्टें तो करना ही पड़ेंगी। इसके लिए 210 तो दोगुना कर लें तो पूरे 420 बनते हैं। हिसाब तो बिल्कुल ठीक है, हुसैन ने तायद की। उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि हम लोग खुद 420 होंगे। मेरा मतलब है तादाद में, तो कोई तो हमारे साथ 420 नहीं कर सकेगा। बात तो समझ में आती है। चौधरी साहब ने भी सर हिलाया। आती है ना, कामरान ने कहा। तो अब आगे चलिए। ये कारकुन कम से कम 1 माह के लिए रखे जाएंगे। आजकल भाव 20 रुपये फ़ी कारकुन चल रहा है। माहाना? जल्दी से चौधरी साहब ने पूछा। जी नहीं, रोज़ाना, कामरान ने जवाब दिया। इस हिसाब से 420 कारकुनों के मुआवजे की कुल रकम 2,52,000 रुपया बनती है। 2,52,000। चौधरी साहब का दिल धक से हो गया, और ये अभी पहला ही आइटम था। जी हाँ, कामरान ने अपनी बात जारी रखी। कारकुनों के बाद आइए पब्लिसिटी की तरफ। तो जनाब, इश्तहारात हैं, हैंडबिल हैं, पम्फलेट हैं, लाउड स्पीकर, कारें, झंडे, इंतखाबी निशान के बीच पुलिंग के दिन कुर्सियां, दरिया, शामियाने वगैरह वगैरह। जलसे जुलूसों का इंतज़ाम भी करना होगा। मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल 5 लाख इस काम के लिए रख लिए जाएं, बाद में ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। 5 लाख? चौधरी साहब ने रुमाल से माथे का पसीना खुश करते हुए दोहराया। यार तुमने कफ़ायत की हद कर दी। शफकत बोला। 5 लाख में इतने बहुत से काम कैसे करोगे? ये रकम तो सिर्फ जलसे जुलूसों में ख़त्म हो जाएगी। मजबूरी है। चौधरी साहब को ज़रूरत से ज़्यादा ज़ेरबा करना नहीं चाहता। कामरान ने जवाब दिया। हमारी तमाम तर कोशिशों पे ही यही होगी कि कम से कम मैं काम चलाया जाए। जहाँ 1 का खर्च है वहाँ 2 करें, तभी काम बन सकता है। 1 खर्च हो और 2 करें, क्या मतलब? चौधरी साहब चौंके। मेरा मतलब है कि 1 कारकुन का खर्च हो, मगर इसी रकम में 2 आदमी काम करें। कामरान ने जवाब दिया। ओह! चौधरी साहब ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। कुछ और तो नहीं रहा? अब इब्तदाई अखराजात के लिए आप 7.5 लाख ही दे दें, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी आपसे लेते जाएंगे। कामरान ने जवाब दिया। चौधरी साहब गुमसुम से बैठे हुए थे। चौधरी साहब का इंतखाबी निशान क्या होगा? अबू खान ने पूछा। मेरा ख्याल है चौधरी साहब असम्बली में जाकर हमारे जायज़ हकूक़ हासिल करने के लिए जान तोड़ मेहनत करेंगे। शफकत बोला। और मेहनत का अजीम मज़हर गधा है, इसलिए चौधरी साहब का निशान गधा होना चाहिए। मैं इख्तलाफ करता हूँ, हुसैन ने जल्दी से कहा। मेहनत तो खैर करेंगे चौधरी साहब, मगर मेहनत से ज़्यादा असम्बली में मुखालफों के सियासी जोड़ तोड़ का जवाब देने के लिए अक्लमंदी और जहानत की ज़रूरत है। उल्लू हमेशा से अक्लमंदी का सिंबल रहा है, इसलिए इंतखाबी निशान उल्लू होना चाहिए। दोनों निशान अच्छे हैं, कामरान ने राय दी। मेरा ख्याल है इन दोनों के हक़ में राय शुमारी कर ली जाए। जो लोग चौधरी साहब को गधा बनाना चाहते हैं हाथ उठाएं। शफकत और अबू खान ने हाथ उठा दिए। अब जो हज़रात चौधरी साहब को उल्लू समझते हैं वो हाथ उठाएं, कामरान ने कहा, और ख़ुद भी हाथ उठा दिया। इसके साथ हुसैन और शाद भी हाथ हिलाने लगे। हज़रात, गधे के हक़ में 2 और उल्लू के हक़ में 3 वोट आए, कामरान ने ऐलान किया। इसलिए जमहूरियत के फ़ैसले के मुताबिक चौधरी साहब उल्लू करार दिए जाते हैं। सब ने तालियां बजाईं, मगर उल्लू? चौधरी साहब ने एहतजाज करना चाहा। नहायत मुनासिब निशान है, कामरान ने बात काटते हुए कहा। ज़रा सोचिए कितने रोबदार नारे लगे।
हमारा उल्लू जिंदाबाद, उल्लू को वोट दो। आपके वोट का वाहिद हकदार उल्लू। उल्लू की कामयाबी आपकी कामयाबी है। फिर जब असेंबली में खड़े होकर गरजदार आवाज़ में तकरीर करेंगे तो अखबारात सुर्खियां लगाएंगी, असेंबली में उल्लू बोल रहा है। वो तो ठीक है, मगर चौधरी साहब ने फिर कुछ कहना चाहा। ठीक है तो बस ठीक है, अभी हमें बहुत सी बातों पर गौर करना है, बहस करने से खामखा वक्त ज़ाय होगा। कामरान ने फिर बात काट दी। हाँ तो हजरात, निशान का मसला तो तय हो गया, अब हमें कुछ पब्लिसिटी, स्लोगन और इंतखाबी नारे भी सोच लेना चाहिए। मसलन उल्लू की नहूसत को तराजू में न तोलो, उल्लू तो हर एक दौर में अनमोल रहा है। और नारा ये हो कि उल्लू आ गया मैदान में हो जमालो। शफकत ने कहा। ये भी हो सकता है कि लाएंगे उल्लू की दुम लाएंगे, शाद ने कहा। और बाकी उल्लू कहाँ छोड़ आओगे, हुसैन ने पूछा। भाई ये तो नारा है, नारों का कोई मतलब थोड़ी होता है, शाद ने जवाब दिया। ये नारा कैसा रहेगा, रहबर तस्मा पा उल्लू खुशनुमा। हुसैन बोला। बस बस काफ़ी हो गए। कामरान ने हाथ उठाकर कहा। अब ये बताइए कि पम्फलेट में चौधरी साहब के तारुफ और साबका खदमात के बारे में क्या लिखा जाए। आपकी साबका खदमात क्या हैं चौधरी साहब, कुछ रोशनी डालेंगे। शफकत ने चौधरी साहब से पूछा। चौधरी साहब अब तक 7.5 लाख के सोग में खामोश थे और गालबन वो गौर से सुन भी न हों कि उनके यही ख्वाह क्या बातें कर रही हैं। अब जो शफकत ने बराह रास्त मुखातिब किया तो चूँकि मुझसे कुछ पूछा। जी हाँ, पम्फलेट और हैंडल वगैरह में आपकी साबका कौमी और सियासी खिदमात का जिक्र आना ज़रूरी है, कामरान ने जवाब दिया। तो आप इस सिलसिला में हमें कुछ बताएंगे। साबका खिदमात, चौधरी साहब ने जहन पर जोर दिया। प्राइमरी स्कूल में गुल्ली डंडा टीम का कप्तान बनाया गया था। तहरीक खिलाफत के दौर में एक मरतबा गिरफ्तार भी हुआ। वल्ला, कामरान उछल पड़ा। वो कैसे हुआ? ये कि मैं एक जलसा गाह के करीब से गुजर रहा था, चौधरी साहब ने फ़खरिया लहजे में बताया। देखा कि कुछ लोग भाग रहे हैं और पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। मैं भी भाग खड़ा हुआ, मगर जल्द ही 2-4 कांस्टेबलों ने पकड़कर एक ट्रक में बिठा दिया और शहर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। और कुछ, कामरान ने कुछ बुझे हुए लहजे में कहा। 1948 के रेफरेंडम में मुस्लिम लीग को वोट भी दिया था, चौधरी साहब ने जवाब दिया। कुछ समाजी खदमात, शफकत ने सवाल किया। मेरा मतलब है आपने गरीबों के लिए क्या किया? अपने मज़ारों को सूद पर कर्जा देने का इंतज़ाम किया, चौधरी साहब कुछ सोचकर बोले। अब तक कई काश्तकारों को लगान माफ़ कर चुका हूँ, इन कमबख्तों के पास कुछ बाकी रहा ही नहीं था। एक मरतबा गाँव की बड़ी मस्जिद का शामियाना और सफ़े किसी तकरीब में इस्तेमाल के लिए मंगवाई थी, वो ईमानदारी से वापस कर दी। और एक बड़ी उम्दा बात मेरे जहन में आ रही है, कामरान ने बात काटते हुए कहा। वो क्या? हुसैन ने पूछा। पम्फलेट पर इंतखाबी निशान देखकर बाकी सारा पम्फलेट सादा छोड़ दिया जाए। क्या मतलब? यानी चौधरी साहब ने अभी तक कोई काबिल ज़िक्र खिदमत ही अंजाम नहीं दी? हुसैन ने चौंक कर पूछा। जब कोई बात तुम्हारी समझ से बाहर हो तो एतराज़ करने से पहले पूछ लिया करो, कामरान ने नागवारी से कहा। तुम्हें मालूम है ये दुनिया वाले अच्छे से अच्छे काम में कीड़े निकालने के आदी होते हैं, इन्हें आखिर ये मौका क्यों दिया जाए? बिल्कुल ठीक, चौधरी साहब ने फ़ौरन तायद की। वो अपनी खदमात के सिलसिले में जहन पर जोर देते देते थक गए थे। लेकिन आखिर कुछ तो लिखा जाएगा पम्फलेट में, शफकत ने कहा। ज़रूर लिखा जाएगा, कामरान ने जवाब दिया। हम लिखेंगे कि चौधरी साहब की खदमात इस कदर ज़्यादा हैं कि इस छोटे से पम्फलेट में क्या मोटी मोटी किताबों में भी ना समा सकें, लेकिन चौधरी साहब खिदमत करके जताने के कायल नहीं हैं। इसलिए थोड़ी देर को ये भी फ़र्ज़ कर लिया जाए कि उन्होंने कौम की कोई खिदमत नहीं की। उनका नामा अमाल बिल्कुल सादा है, तब भी वो इन खुद गर्ज और मफाद परस्त लीडरों से कहीं बेहतर हैं जिनका नामा अमाल स्याह हो चुका है। वंडरफुल आइडिया, शफकत उछल पड़ा। बहुत मुनासिब है, चौधरी साहब भी खुश होकर बोले। गोया पम्फलेट का मसला भी तय हुआ, अब आगे बोलो, हुसैन ने कहा। आगे जो कुछ होगा हम ही कर लेंगे, अलबत्ता जलसे और जुलूसों में तकरीर करने के लिए चौधरी साहब को अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, कामरान ने जवाब दिया। मगर मैंने तो आज तक कभी तकरीर नहीं की, चौधरी साहब ने घबरा कर कहा। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, इलेक्शन में भी तो आपने इससे पहले हिस्सा नहीं लिया, अब्बू खान ने कहा। नहीं भाई, ये ज़्यादती है, शफकत ने चौधरी साहब की हमायत की। मैं खुद तकरीर करने से बहुत घबराता हूँ। अगर चौधरी साहिबा को साबका तजर्बा नहीं है तो मजमा के सामने जाकर उनके हाथ पांव भी फूल सकते हैं। फिर क्या हुआ, कपड़े ज़रा ढीले ढाले पहन कर जाएँ तो पता भी नहीं चलेगा, शाद ने मशवरा दिया। वैसे इसका इलाज यूँ भी किया जा सकता है कि चौधरी साहब को तकरीर लिख कर दे दी जाए, कामरान ने कहा। बस ये ठीक है, चौधरी साहब ने जल्दी से तायद की। मैं उसे खूब रट कर याद करूँगा और जहाँ तक लोगों के
मजमे का ताल्लुक है। आप आंखें बंद करके तसव्वुर कर लें कि सामने वाले सारे गधे हैं। हुसैन ने कहा, ज़ाहिर है गधे ना होते तो तकरीर सुनने क्यों आते। अच्छा भाइयों, अब हमने तकरीबन सारी बातें तय कर ली हैं। कामरान ने घड़ी देखते हुए कहा, अब चौधरी साहब 7.5 लाख का चेक काटें और हमारे साथ कागजात नामजदगी दाखिल करने चले ताकि आज ही से इलेक्शन की मुहिम की इब्तिदा कर दी जाए। 7.5 लाख का नाम सुनकर चौधरी साहब को एक मरतबा फिर दिल संभालना पड़ा, मगर इतने फ़ोन आ चुके थे और मुख्तलिफ मदों में उन्हें इतनी रकम की पेशकश की जा चुकी थी कि रात को जब चौधरी साहब ने हिसाब लगाया था, एक ही दिन की आमदनी 13 लाख बनती थी। इस तसव्वुर ने उन्हें कुछ ढार्स बंधाई और वो उठकर अपने बेडरूम की तरफ चले। वो चौधरी साहब कामरान ने आवाज़ दी, अभी तक सादा पानी नहीं आया, चेक बुक लेने जा रही हैं तो ज़रा मुलाजमा को याद दहानी भी कराते आएँ। चौधरी साहब ने इस बात में सर हिलाया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। नावल उल्लू की दुम का पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 80 पे अख्ताम पजीर होता है। बकिया किताब आप पार्ट नंबर 6 सफ़ा नंबर 80 से समाअत फरमाएँ।